डील कर रहे हैं। पढ़ाई जो हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग रीनल सिस्टम पढ़े, रीनल सिस्टम के बाद हम लोग रीनल फेल्योर पढ़े। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग कहता है कि उसका किडनी फेल हो गया, उसका किडनी खराब हो गया, बहुत जगह से सुनने को मिलता होगा। तो किडनी खराब कैसे हो जाता है, किडनी कितने तरह से खराब होता है? तो मेडिकल में क्या होता है, किडनी को बोलते हैं रीनल फेल्योर, जो किडनी खराब होता है। और वह दो तरह से हम लोग बांटते हैं, एक्यूट रीनल फेल्योर और दूसरा क्रोनिक रीनल फेल्योर। एक्यूट रीनल फेल्योर का हम लोग वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, उसका हम लोग आज जिक्र नहीं करेंगे। एक शॉर्ट टर्म बता दे रहे हैं कि एक्यूट रीनल फेल्योर वह होता है जो किसी कारण से एकाएक सडनली हमारा किडनी काम करना बंद कर देता है। एक्यूट किडनी फेल्योर में पेशेंट जाता है तो रिवर्स हो सकता है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे दूसरे वीडियो में किडनी फेल्योर का ही दूसरा पार्ट जो है क्रोनिक रीनल फेल्योर। क्रोनिक के नाम से स्पष्ट होता है, क्रोनिक मतलब कि ऐसा बीमारी जो आज से नहीं है, जो बहुत दिनों से है और उसके प्रभाव के चलते किडनी खराब हो रहा है और धीरे धीरे वह हमारे किडनी के सारे सेल्स को डैमेज कर दिया है और उसके चलते किडनी जो काम करना बंद कर दिया है, वह आता है क्रोनिक रीनल फेल्योर में कहलाता है। यानी कि इट इज एन इरिवर्सिबल कंडीशन इन विच द ग्रेजुअली लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस अकर विच रिजल्टिंग द ब्लूड अप ऑफ द डेंजरस लेवल ऑफ द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड द वेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें धीरे धीरे किडनी का काम करने का जो शक्ति है, किसी बीमारी के चलते या किसी रुकावट के चलते, उसके बनावट में रुकावट के, हम कल बता रहे थे रीनल फेल्योर को हम लोग 3 भाग में बांटे थे, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो किसी भी कारण से यदि किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है तो किडनी का मेन काम क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट को, अपशिष्ट पदार्थ को, जो यूरिया के जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में खाना के मेटाबॉलिज्म के बाद जो केमिकल सब्सटेंस निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, उसको यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, हाँ, यह सब जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, वह वेस्ट प्रोडक्ट जो है किडनी के नहीं काम करने के चलते बाहर नहीं निकलकर ब्लड में ही रह जाता है और ब्लड में रह के क्या करता है, धीरे धीरे किडनी को खराब करने लगता है, जो बहुत दिनों से यह प्रक्रिया बहुत दिनों से चलती रहती है। और जो बहुत दिनों से किडनी के खराबी के चलते, किसी भी तरह के खराबी के चलते जो किडनी फेल होता है, उसको हम लोग क्रोनिक रीनल फेल्योर के कैटेगरी में रखते हैं, उसको क्रोनिक रीनल फेल्योर हम लोग बोलते हैं। अब जब ब्लड से केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो बाहर निकलना है, जो सब्सटेंस को, वह बाहर नहीं निकलता है तो वह ब्लड में कैरी करता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड में ही उसका टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाता है और जगह जगह उसका एक्युमुलेशन हो जाता है, उसका जमाव होने लगता है, जिसके चलते जिसका सबसे पहला प्रभाव जो होता है आंख के अगल बगल में, फेस पे और पैर में, यह सब पे देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली यहाँ सबसे पहले दिखाई देगा। तो क्या क्या कारण है क्रोनिक रीनल फेल्योर का? हम लोग इसके पहले एक्यूट रीनल फेल्योर में उसका कारण, उसका प्रकार, उसका इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, सब चीज हम लोग बता चुके हैं। आज का जो सेकेंड वीडियो जो है वह क्रोनिक रीनल फेल्योर का है। तो क्रोनिक रीनल फेल्योर हम लोग समझ गए क्या होता है। अब इसके कारण क्या है? अब डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, यानी किसी को चीनी की बीमारी है और उसका चीनी अनकंट्रोल है, तो चीनी अनकंट्रोल रहने से क्या सिम्टम आएगा कि उस पेशेंट को पॉलीयूरिया डेवलप होगा, उसको पेशाब जो होगा जरूरत से ज्यादा होगा, हाँ, बार बार पेशाब होगा, जिसके चलते किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और किडनी क्या करेगा, ग्लूकोज को छान नहीं पाता है, मैंने फिल्टर करके वे फिल्टर नहीं कर पाएगा। जब 180 से ब्लड में उसका जो वैल्यू ज्यादा होगा तो ब्लड से उसको वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर कर नहीं कर पाएगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में उसको बाहर भेज देता है, जिसको हम लोग रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो जब किडनी के थ्रू, जब यूरिन, पेशाब के थ्रू यूरिन में ग्लूकोज आने लगेगा तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। हमारे शरीर के सारे सेल और टिश्यू को जिंदा रखने के लिए ग्लूकोज की जरूरत है, तो किडनी में भी ग्लूकोज का जो होता है प्रचुर मात्रा में ग्लूकोज या ब्लड फ्लो नहीं मिलने के चलते किडनी का डायबिटीज वाले मरीज को खास करके एक्स्ट्रा ग्लूकोज पेशाब के आने के चलते, किडनी को ज्यादा वर्क करने के चलते, किडनी में पॉलीयूरिया डेवलप करने के चलते किडनी डैमेज होने लगता है। यानी आप लोग देखोगे किडनी का जो
ब्लड शुगर का, डायबिटीज मेलाइटस का जो मरीज है उसको सबसे पहले जो होता है, अगर ज्यादा दिन से है, अनकंट्रोल है, तो उसका किडनी खराब होता है, रीनल फेल्योर होता है। उसके बाद उसका हार्ट फेल्योर होगा, उसके बाद ब्रेन फेल्योर होगा। तो डायबिटीज मेलाइटस एक बहुत बड़ा उसका कारण होता है। दूसरा क्या कारण होता है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के चलते भी जो ब्लड प्रेशर का वैल्यू है, हाइपरटेंशन किसको कहते हैं? जब ब्लड का प्रेशर हमारे शरीर में 140/90 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाए, तो अनकंट्रोल हाइपरटेंशन के चलते जो हो सकता है क्रोनिक रीनल फेलियर डेवलप कर सकता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, जो ग्लैमुलस होता है, जो हम लोग रीनल सिस्टम में पढ़े हैं कि ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन होता है, तो उसमें इन्फेक्शन के चलते नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन और ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन के चलते वहां पे ज्यादा दिनों तक इन्फेक्शन रहने के चलते जो होता है किडनी डैमेज हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है। या प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन, यानी किसी कारण से यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में, स्ट्रक्चरल पार्ट में, यूरेटर में, किडनी में, किसी भी चीज में ब्लड का फ्लो कहीं रुकावट आ रहा है, कहीं मास हो गया, कहीं ट्यूमर लाइक ग्रोथ हो गया, कहीं पोलिसिस्टिक किडनी हो गया, या फिर कहीं पत्थर के चलते या प्रोस्टेट के चलते कहीं से भी यूरिन के आउटफ्लो में रुकावट आ रहा है, यूरिन तो बन रहा है, उसका आउटफ्लो नहीं हो पा रहा है, वह उसी में रह जा रहा है, तो उसके चलते क्रोनिक रीनल फेलियर डेवलप हो सकता है। तो कारण को जान लेंगे तो हम लोग को बीमारी समझने में, कारण सिम्टम, अभी हम लोग क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या जानेंगे? सबसे पहले कॉजेज, कारण, उसके बाद सिम्टम, लक्षण क्या होता है, और उसके बाद हम लोग उसका जांच क्या क्या करेंगे, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या क्या होना चाहिए, या हम लोग उस सब चीज को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो कारण क्या क्या हुआ? सबसे पहले कारण में हम लोग डील करेंगे एक्स्ट्रा रीनल कारण क्या क्या हो सकता है, मतलब कि रीनल से रिलेटेड नहीं है, यानी कि किडनी में खराबी चलती नहीं है, किडनी से खराबी से अलग किसी कारण से किडनी फेल होने को मजबूर हो जाए, तो वह क्या हो सकता है कि सीवियर हेमरेज। मानते हैं किसी को एकाएक बहुत ज्यादा खून मतलब कि कहीं से बह गया, तो कैसे होता है? मानते हैं किसी को उल्टी हुआ खून का ज्यादा, तो शरीर से खून का ज्यादा लॉस हो गया, या किसी को पैखाना में उसको उल्टी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हिमेटोमेसिस। वोमिटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोमेसिस। या फिर उसके शरीर में मेलिना डेवलप हुआ, तो मेलिना में क्या होता है कि ब्लड कम्स इन ए स्टूल इज कॉल्ड मेलिना। मेलिना एक कंडीशन होता है, डिजीज होता है। या पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है कि प्रेगनेंसी के समय में ब्लीडिंग, जो पोस्टपार्टम जो डिलीवरी के समय होता है या डिलीवरी के बाद का समय होता है, उसमें ज्यादा ब्लीडिंग होता है और कितना लोग का तो जान चला जाता है, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज डेवलप हो गया। उस कंडीशन में या किसी इंजरी में, किसी एक्सीडेंट के चलते एकाएक ज्यादा मात्रा में ब्लड का लॉस हुआ, तो उसके चलते जो किडनी का फंक्शन गड़बड़ाया, एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज में आ सकता है। अब मानते हैं किसी को सीवियर वोमिटिंग हुआ, मतलब कि हमको कोई फूड पॉइजनिंग हो गया, कोई ऐसा इंफेक्शन लग गया जिसमें वोमिटिंग नॉर्मल से ज्यादा हो गया, हमने उसका मैनेजमेंट नहीं किया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन नहीं किया, हाँ, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? जैसे पाइलोरिक स्टेनोसिस में, या फिर हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में, या डायरिया में, या साइटिस में, या कोलरा में। कोलरा वगैरह कंडीशन में क्या होता है? उल्टी भी होता है, पेट लूज मोशन भी होता है। डायरिया डिसेंट्री में क्या होता है? लूज मोशन भी होता है, उल्टी भी, वोमिटिंग भी ज्यादा होता है। एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट, पहले भी बता चुके हैं अबॉर्शन में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के समय में जो औरत को बार बार वोमिटिंग होता है, खाना नहीं खा पाती है, जिसके चलते उससे बॉडी फ्लूइड का लॉस होता है, बीपी कम हो जाता है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। उस कंडीशन में अगर बहुत दिनों से वह कंडीशन बना हुआ है, बहुत दिन से ब्लीडिंग आ रहा है मुंह से, बहुत दिन से पैखाना में ब्लीडिंग आ रहा है, बहुत दिन से वोमिटिंग का लगातार वोमिटिंग होते रह रहा है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट के अनबैलेंस के चलते, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के अनबैलेंस के चलते, शरीर से बॉडी फ्लूइड के कमी के चलते किडनी वीक हो जाएगा, किडनी का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और किडनी फेल हो सकता है, यह एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज में आएगा। तो हम मानते हैं कि सीवियर फ्लूइड लॉसेस फ्रॉम सम अदर केसेस, कुछ और भी अदर केसेस जो हैं जिसमें ज्यादा मात्रा, सीवियर मतलब मेडिकल में दो शब्द आएगा, एक्यूट और क्रोनिक, और फिर आएगा आप लोग को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर।
या बार बार शब्द हमारा पीछा करेगा। एक्यूट मतलब कि सडन में जो हो गया, क्रोनिक मतलब जो बहुत दिन से हो रहा है, और मेडिकल के बीमारी को या उसकी गंभीरता को या उसकी सीवियरिटी को हम लोग 3 फॉर्म में बांटते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड मतलब कि जो बीमारी छोटा है, थोड़ा मात्रा में है, वह ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मॉडरेट मतलब कि जो न ज्यादा हल्का है न ज्यादा गंभीर है, बीच में का है, वह कुछ भी कर सकता है या ठीक भी हो सकता है। और सीवियर मतलब कि पेशेंट जो है एकदम सीरियस कंडीशन में है, यह सीरियस कंडीशन में आएगा। तो सीवियर फ्लूइड लॉसेस जो हो गया, किसी कारण से जो होता है कि फ्लूइड का लॉसेस हो गया शरीर में, किस किस कारण से हो सकता है, तो जैसे इंटेस्टाइनल ओब्स्ट्रक्शन, किसी कारण से यदि अतड़ी में जो हो गया, अतड़ी में रुकावट हो जाना, अतड़ी बन्हा जाना उसको बोलते हैं, या फिर बबल मूवमेंट नहीं होने के चलते अतड़ी उलझ जाना, एक दूसरे में फंस जाना है, वह कंडीशन कहलाता है इंटेस्टाइनल ओब्स्ट्रक्शन। तो इंटेस्टाइनल ओब्स्ट्रक्शन के केस में हो सकता है, या फिर परफोरेशन के केस में हो सकता है, या किसी कारण से जैसे एस्केरिस लंब्रिक्वाइड के चलते या टाइफाइड के चलते या किसी अन्य कारण के चलते इंटेस्टाइन का जो वाल है उसमें परफोरेशन हो जाना या छेद हो जाना, लीक कर जाना, दिस इज कॉल्ड परफोरेशन। परफोरेशन मतलब फट जाना, फाड़ देना किसी कारण से, या तो अपने आप किसी कारण से फट जाए, या फिर किसी ऐसा चीज खा लिया, ऐसा चीज निगल लिया जिसके चलते उसमें छेद हो जाए, उसमें लीक हो जाए, तो परफोरेशन कहलाएगा। उसके चलते हो सकता है। या फिर पेशेंट जला हुआ है, जला हुआ बर्न पढ़ाएंगे तो बर्न में क्या है कि ज्यादा ब्लड, जो स्किन हमारा चाहे जो भी स्किन का लेयर जलता है, तो उसमें क्या होता है कि 55% 70% वाटर है। इसे हम लोग पढ़ाए हुए ना एक बार, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो ब्लड का मतलब कि फ्लूइड का लॉसेस हो जाता है, जिसके चलते डिहाइड्रेशन डेवलप होता है। तो बर्न की कंडीशन में भी किडनी फेलियर, जैसे कोई पेशेंट जल गया है, ज्यादा मात्रा में बर्न है, तो उसको भी किडनी जैसे भी इलाज हो रहा है, अब बाद में किडनी फेल होने का चांस रह सकता है। या फिर पेशेंट जो है बहुत ज्यादा धूप में से, हीट स्ट्रोक, बहुत ज्यादा धूप में से सफर करके आया है और उसको धूप लगाया कि उसके बॉडी का पूरा जो है पानी जो है, वाटर लेवल जो है निकल गया है, तो उस कंडीशन में सीवियर डिहाइड्रेशन से मैनेजमेंट नहीं मिलने के चलते, उसका पूरा नहीं करने के चलते उसको जो हो सकता है हीट स्ट्रोक के चलते उसका किडनी फेलियर हो सकता है। उसके बाद कुछ दवा है, हैवी मेटल पॉइजनिंग है, जिसके चलते किडनी फेलियर हो सकता है। बहुत लोग पॉइजन सब्सटेंस वगैरह पी लेता है गुस्सा उस्सा होके, बहुत सारे पॉइजन वाला दवा जो होता है या जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसको पीने के चलते तो मरीज का इलाज हो जाएगा, मरीज ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसका किडनी फेल हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर की तरफ जाएगा। जनरल एनेस्थेसिया, ऑपरेशन करने के लिए हम लोग जो बेहोश करते हैं पेशेंट को सर्जिकल प्रोसीजर करने के लिए, उस दवा के साइड इफेक्ट के चलते या फिर उस दवा के कारण भी किसी का रीनल फेलियर हो सकता है। यानी कि ऑपरेशन हम किए, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, कॉम्प्लिकेशन है, किसी को ऑपरेशन हुआ जैसे किसी चीज का, अपेंडिक्स का, क्या कोई और चीज का, और 2-3-4 रोज के बाद से क्या हुआ कि उसका किडनी जो है चौक करने लगा, काम करना बंद कर दिया, तो वो किडनी फेलियर की कंडीशन में आ सकता है। सेप्टिसीमिया, व्हाट इज सेप्टिसीमिया? सेप्टिसीमिया में भी क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है। क्यों हो सकता है कि सेप्टिसीमिया मतलब कि इन्फेक्शन ऑफ ब्लड, किसी कारण से ब्लड में बैक्टीरिया हो जाए, बैक्टीरिया का मात्रा ज्यादा हो जाए, इन्फेक्शन ऑफ ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए, तो ब्लड क्या करता है, सारे सेल्स और टिश्यू तक कैरी करता है, सारे ऑर्गन में, तो सारे सेल्स और ऑर्गन में जाकर किडनी के भी ऑर्गन को, सेल को डैमेज करेगा, जिसके चलते किडनी फेलियर एराइज हो सकता है। तो यह हो गया एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज हो गया। अब रीनल, किडनी के भीतर क्या क्या ऐसा हो सकता है जिसके चलते क्रोनिक रीनल फेलियर डेवलप कर सकता है, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे इम्यून कॉम्प्लेक्स या ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, जैसे इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में होता है, तो इम्यून डिजीज क्या होता है कि इसका, जैसे हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम है कि प्रतिरोधक क्षमता है जिससे हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा ही इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून डिजीज में ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स, ज्यादा एंटीबॉडी बनाने के चलते अपने ही शरीर को के ऑर्गन को नुकसान पहुंचाने लगता है। नहीं समझे, हाई मतलब कि इतना तेज बना कि ज्यादा तेजी के चक्कर में 2-4 आदमी को लेकर चला गया, समझे, तो वह कंडीशन में ऐसा होता है ऑटो इम्यून डिजीज में। क्रोनिक नेफ्राइटिस मतलब कि किसी को इन्फेक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड नेफ्राइटिस, किसी को नेफ्रॉन में इन्फेक्शन हो रहा है बार बार किसी कारण से और लगातार बहुत दिनों से, क्रोनिक नेफ्राइटिस को यहाँ पे फिर जिक्र हुआ क्रोनिक का, यानी कि लगातार बहुत दिनों से बार बार नेफ्रॉन में इन्फेक्शन के चलते किडनी
नेफ्रॉन की सबसे छोटी इकाई है, किडनी की सबसे छोटी इकाई है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में इन्फेक्शन होता है तो उसको नेफ्राइटिस बोलते हैं। और नेफ्रॉन का क्या क्या करता है, ब्लड फिल्ट्रेशन में काम करता है। तो क्रोनिक नेफ्राइटिस में डेवलप हो सकता है। उसके बाद होता है क्रोनिक पोलीनेफ्राइटिस। यह क्या होता है कि बहुत दिनों से, पोलीनेफ्राइटिस क्या होता है कि पायोजीनस इन्फेक्शन इन, पायोजीनस मतलब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाना ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन में। तो ज्यादा दिनों से जो ये सब इन्फेक्शन हो सकता है उसके चलते हो सकता है। इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस क्या हो सकता है कि स्पेस बिटवीन किडनी एंड ट्यूब्यूल्स, मतलब कि किडनी का जो स्पेस है, ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, उस स्पेस में मतलब कि इन्फेक्शन बार बार रहता है, उसके चलते हो सकता है। मलिग्नेंट हाइपरटेंशन, मलिग्नेंट हाइपरटेंशन में आपको पढ़ा दिए हैं, हाइपरटेंशन का कैटेगरी है, उस कंडीशन में किडनी खराब होने का चांस रह सकता है। फिर आप आइएगा तो एमिलॉइड किडनी। एमिलॉइड किडनी क्या होता है कि पैथोलॉजिकल एक्युमुलेशन ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन, मतलब कि पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन जो होता है ट्यूब्यूल्स में आके इकट्ठा हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एमिलॉइड किडनी। तो उस कंडीशन में क्रोनिक रीनल फेल्योर का चांस बन सकता है। केडब्ल्यू सिंड्रोम, केडब्ल्यू सिंड्रोम क्या होता है कि यह एक टाइप है स्पाइनल मसल्स एट्रोफी, स्पाइनल मसल्स एट्रोफी एक बीमारी होता है, उस कंडीशन में एक डिजीज होता है केडब्ल्यू सिंड्रोम, उसमें किडनी जो होता है क्रोनिक रीनल फेल्योर होने का चांस बन सकता है। या पॉलीसिस्टिक किडनी वाले पेशेंट को, पॉलीसिस्टिक किडनी क्या होता है कि किडनी के भीतर ज्यादा मात्रा में सेल हो जाना, जैसे अंगूर के गुच्छा के क्लस्टर के ऐसा किडनी में कि जिसका सेल जो बनावट है उसमें क्लस्टर टाइप का, गुच्छा टाइप का जो सिस्ट बन जाता है, उसको पॉलीसिस्टिक बोलते हैं। पोली मतलब ज्यादा, असिस्ट मतलब कि पूरा किडनी सिस्टे से भर गया। पॉलीसिस्टिक किडनी में जो होता है क्रोनिक रीनल फेल्योर का चांस बन सकता है। टेक्सीमिया इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय में ब्लड में इंफेक्शन होता है, टेक्सीमिया डेवलप होता है, उसके चलते क्रोनिक रीनल फेल्योर डेवलप हो सकता है। रीनल वास्कुलर डिजीज में क्या होता है कि इफेक्टिंग ब्लड फ्लो को, जो किडनी के ब्लड फ्लो को डिफेक्ट करता है, उसको रीनल वास्कुलर डिजीज बोलते हैं, उसमें क्रोनिक रीनल फेल्योर का चांस बन सकता है। आइसोनाइजिक रेडिएशन के चलते, क्रोनिक रेडिएशन नेफ्राइटिस डेवलप होने के चलते किडनी रीनल फेल्योर का चांस बन सकता है। तो यह इस तरह बहुत सारे कंडीशन है, नेफ्रोटॉक्सिन, गॉटिन न्यूरोपैथी, रीनल डिस्प्लेप्सिया, यह सब डिजीज है। या पोस्ट रीनल कॉजेज में क्या होता है जिसके चलते किडनी फेल्योर होने का चांस बनता है, तो पोस्ट रीनल मतलब कि रीनल के किडनी के अलग मतलब किसी कारण के चलते, किडनी के स्ट्रक्चरल बनावट में नहीं होकर बाहर से किसी कारण से, जैसे मानते हैं ओवरस्ट्रक्शन हो गया, मास हो गया, कोई पत्थर आके फंस गया, जिसके चलते ट्यूमर हो गया, कैंसर डेवलप हो गया, जिसके चलते क्या हो सकता है कि उसका जो प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया, जिसके चलते क्या हो कि वहां का ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी हो रहा है, तो इस सब का सर्जिकल ट्रीटमेंट करने का जरूरत रहता है। अब क्रोनिक रीनल फेल्योर का जो होता है वह स्टेज होता है, कितने स्टेजेस में बांटेंगे उसको हम लोग, उसको जनरली हम लोग 3 स्टेज में बांटते हैं। एक फर्स्ट स्टेज जो होता है रिड्यूस रीनल रिजर्व, मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें जो किडनी जो होता है 50% फंक्शन है इसका, नेफ्रॉन का जो फंक्शन जो होता है 50% बिना किसी सिम्टम का, कोई सिम्टम, जैसे सिम्टम है ना, जैसे किडनी का हाथ पैर फूलेगा, पेशाब में कमी आएगा, पेशाब का प्रॉब्लम होगा, तो रिड्यूस रीनल रिवर्स में क्या होता है कि इसमें किडनी का 50% नेफ्रॉन डैमेज हो जाएगा, उसका काम करना बंद कर देगा भीतरे भीतरे, लेकिन बाहर से कोई सिम्टम नहीं आएगा। दूसरा क्या है कि रीनल इनसफिशियंसी, मतलब दूसरा में क्या हुआ कि रीनल इनसफिशियंसी में क्या हुआ कि इस स्टेज में 75% नेफ्रॉन काम करना बंद कर देता है और इसमें थोड़ा बहुत साइड माइल्ड रीनल सिम्टम्स आएगा। और तीसरा जो होता है इन स्टेज ऑफ रीनल डिजीज, इसमें जो क्या होता है कि 90% नेफ्रॉन का फंक्शन जो होता है काम करना बंद कर देता है और यह इसमें किडनी का सब साइन सिम्टम्स आने लगता है। तो क्रोनिक रीनल डिजीज का यह सब कैटेगरी होता है। अब हम लोग इसका कॉजेज समझ गए, अब हम लोग इसका साइन सिम्टम, यानी हम लोग बेसिक चीज क्या समझे, बेसिक चीज यही समझ में आया कि नेफ्रॉन के डैमेज होने के चलते या नेफ्रॉन के, किडनी का जो नेफ्रॉन का पार्ट है उसमें किसी पार्ट में ब्लड फ्लो के रुकावट के चलते या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन के चलते या फिर कोई कैंसर के चलते या फिर कोई ट्यूमर के चलते ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जीआरएफ रेट में कमी आता है और जिसके चलते होता है कि किडनी का जो होता है नेफ्रॉन डैमेज होने लगता है। और नेफ्रॉन के डैमेज होने के चलते क्या होता है कि वहां प्रॉपर मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता है और ब्लड फ्लो नहीं मिलने पाने के चलते वहां किडनी का जो सेल जो होता है
वह सेल सब डैमेज होने लगता है, किडनी का फंक्शन काम करना बंद कर देता है और किडनी जो है एक्यूट या क्रोनिक रीनल फेल्योर में चला जाता है। अब क्रोनिक रीनल फेल्योर का साइन और सिम्टम्स क्या क्या होगा, क्या क्या लक्षण साबित करेगा, तो सबसे पहले हम लोग न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखेंगे। न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम लोग न्यूरोलॉजी बोलते हैं, यानी कि ब्रेन में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक मोटर और सेंसरी, ठीक है ना। तो क्या क्या सिम्टम न्यूरोलॉजी में आएगा, तो सबसे पहले न्यूरोलॉजी में पेशेंट को मिलेगा क्या होगा कि सीजर। यदि किसी पेशेंट को सीजर, मतलब हम लोग देहाती में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं मिर्गी का दौड़ा, यदि किसी पेशेंट को पहले से मिर्गी सीजर नहीं है और एकाएक सीजर आ रहा है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आ रहा है, तो हो सकता है किडनी का भी उसको प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर इनेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन, उसको मतलब कि कंसंट्रेशन मतलब ध्यान रखने में असमर्थ है, उसका ध्यान एक जगह नहीं है, एकत्रित ध्यान नहीं है, इधर उधर उसका फ्लक्चुएशन हो रहा है। पर्सनालिटी चेंजेस, उसका पर्सनालिटी जो है, जिसे बात करने का घूमने का तुम्हारा जो है पर्सनालिटी में चेंजेस है, मतलब कि जैसे हमारा चाहे किसी का पर्सनालिटी होता है, जैसे उसका नॉर्मल पर्सनालिटी होता है, उसका पर्सनालिटी चेंज होने लगता है। पेशेंट कंफ्यूज रहोगे, कुछ पूछेगा हाँ कंफ्यूजन शो करेगा। हाँ, डिकोलरिएशन मतलब डिओरिएंटेशन, मतलब कि पेशेंट स्थिर नहीं रहेगा, डिओरिएंटेड रहेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि पेट से रिलेटेड उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है किडनी फेलियर पेशेंट को, तो नोजिया एंड वोमिटिंग। यदि किसी पेशेंट को बार बार उल्टी और जी मिचला रहा है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, चाहे वह मुंह से हो रहा है या पैखाना के रास्ते से हो रहा है, मुंह के रास्ता ब्लीडिंग होगा, उसको हिमेटोमेसिस अमेलिना। तो यह सब कंडीशन हो रहा है, तो नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, जी मिचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो यानी मत समझिए गैस बा गैसे के दवाई करते करते होकर गैस मालूम चल गया, किडनी डैमेज है होगा, गैसे की दवाई तू करते रहो। तो यह चीज को देखना है। ब्लड फॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जिसको किडनी का डिजीज होगा, इसका एक और सिम्टम मिलेगा, क्या मिलेगा, एनीमिया हो जाएगा उसको। क्यों एनीमिया होगा, क्योंकि किडनी को एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स बना के किसको भेजना है, बोन मैरो को भेजना है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जाएगा तो बोन मैरो से आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। लीवर से ल्यूकोपोइटिन और सोमोपोइटिन हार्मोन जाएगा तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो यह सब चीजें जो है एनीमिया पेशेंट को इसलिए हो जाएगा क्योंकि किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रहा है, और किडनी के काम नहीं करने के चलते उस किडनी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन से रिलीज नहीं करेगा। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन से रिलीज नहीं करेगा तो आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा। आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो शरीर के भीतर आरबीसी है वो 90 दिन में टूट के मतलब बर्बाद, ब्रेकडाउन हो जाएगा और वहां से उसकी संख्या कम हो जाएगा। मानते हैं हम लोग का 20 आदमी का बैच है, तो दो आदमी एक आदमी निकलते चला गया और नया कोई आके बैठ नहीं रहा है, तो मालूम चलेगा कि यार 2-4-5 घंटा, 2-4 दिन में क्या हो जाएगा, बैच में 2-4 आदमी रह जाएगा। तो पेशेंट को चक्कर आ गया, एक ब्लड का लॉस हो गया कोई बिना हिस्ट्री के चलते, तो किडनी का भी उसको जांच कराना है। देखिए सब सिस्टम को समझना पड़ेगा तब जाकर डायग्नोसिस निकलेगा। पल्मोनरी सिस्टम यानी कि लंग्स से रिलेटेड में क्या मिलेगा, फ्लूइड इन लंग्स, यानी कि आप लंग्स का एक्सरे कराओगे तो लंग्स के भीतर तुमको पानी मिलेगा। पुराइटल एंड विसरल 2 लेयर होता है, यानी प्लूरल इफ्यूजन मिल सकता है। डिस्पोनिया, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगा, दम सांस फूलेगा। यूरेमिया, यह सब चीज होगा। चेस्ट पेन होगा, पेशेंट को क्या होगा, छाती में दर्द होगा, क्योंकि हार्ट के साइज, हार्ट के चारों तरफ क्या हो जाएगा, उसको हार्ट के चारों तरफ भी जो फ्लूइड जो बाहर निकलना चाहिए, जो मतलब कि जो आपको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलना है, वह वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर शरीर से निकल ही नहीं रहा है, वो ब्लड में घूम रहा है। और ब्लड में घूमने के चलते क्या हो जा रहा है कि वह कहीं कहीं जमा हो जाता है, पैर में, हाथ में, मुंह में, हार्ट के बगल में, लंग्स के बगल में, पेट में, कहीं कहीं वह जमा हो जा रहा है। तो हार्ट के पास जब वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर नहीं निकलेगा तो इडिमा हो जाएगा, हार्ट के चारों तरफ हो जाएगा, हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डियोमेगाली। Increase size of heart is called cardiomegaly. Increase size of liver is called hepatomegaly. Increase size of spleen is called splenomegaly. तो मेगाली जहां पे लग गया यानी कि उसका साइज बढ़ गया। तो चेस्ट पेन होगा ड्यू टू फ्लूइड बिल्डअप अराउंड द हार्ट। हाइपरटेंशन उस मरीज को होगा, मरीज का बीपी बढ़ा रहेगा, इडीमा हो जाएगा, पल्मोनरी इडीमा हो सकता है। हार्ट में क्या हो सकता है कि हार्ट का साइज बढ़ जाएगा तो कार्डियोमेगाली हो सकता है। स्किन में क्या क्या सिम्टम मिलेगा, तो उसका किसी का शरीर यदि बार बार चुनचुना रहा है, खुजला रहा है, स्किन ड्राई है, सूखा हुआ है,
और उसका बाल जो है झड़ रहा है, पतला हो गया है, बाल गायब होने लग रहा है, तो अब भी किडनी का रीनल फेल्यूर का सिम्टम है स्किन में। अदर सिम्टम में क्या होगा कि पेशेंट को हमेशा थकान महसूस होगा, फर्टिगो एंड वीकनेस, पेशेंट लगेगा हमेशा थका हुआ है, हमेशा उसको थका, दिन भर सोए रहेगा। ओलिगो यूरिया, पेशाब कम बनेगा, माथा में दर्द रहेगा, तो दर्द का दवाई खाएगा और गलेगा। तो यह सब चीज को देख के हम लोग साइन और सिम्टम से मरीज को डायग्नोस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पेशेंट का हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में कैसे हिस्ट्री लेंगे, तो जिस तरह का पेशेंट मिलेगा तो हिस्ट्री कलेक्टिंग करेंगे पेशेंट से, क्या भाई कितना दिन से क्या हो रहा है, कितना दिन से आपका शरीर फूल रहा है, कितना महीना से फूल रहा है, जीभ निकालिए, मुंह दिखाइए, पैर दिखाइए, आंख दिखाइए। हाँ, पिटिंग एडिमा चेक करेंगे दाब के। यहाँ पे पिटिंग एडिमा क्या होता है कि यहाँ पे दाबोगे तो हल जाएगा, उसको पिटिंग एडिमा बोलते हैं। ऐसे दाबोगे ना तो फ्लूइड लेवल सेल में जाके जमा हो जाता है, जो सेल से निकलना चाहिए वो ब्लड में से रहेगा, इसे दाबोगे तो दबे रह जाएगा, उधर बाद हो जाएगा। तो यह सब चीज देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, उसका आंख देखेंगे, उसका पैर देखेंगे। आंख से फिजिकल मतलब जो देख के कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड में क्या करेंगे तो ब्लड यूरिया कराएंगे, ब्लड क्रिएटिनिन कराएंगे, सीरम क्रिएटिनिन कराएंगे, यूरिक एसिड कराएंगे, यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। आरएफटी मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट, केएफटी मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट। तो यूरिया, क्रिएटिनिन, हाँ, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हम लोग चेक कराएंगे। प्रोटीन का कराएंगे, 24 आवर्स यूरिन का चेक कराएंगे, जीएफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट का चेक कराएंगे, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कराएंगे। यूरिन रूटीन में बताए थे इसके पहले वाला वीडियो में कि यूरिन रूटीन से हम लोग बहुत सारा चीज पता लगा सकते हैं कि प्रोटीन आ रहा है कि नहीं। माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में हम लोग उसका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सारा चीज का हम लोग देख सकते हैं यूरिन। उसके बाद हम लोग इमेजिंग टेस्ट भी करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा किडनी का साइज, शेप, उसमें बनावट, ये सब एब्नॉर्मलिटी देख सकते हैं। सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, यह चीज हम लोग करा सकते हैं। मेडिकल थेरेपी में जानना है, इसका स्पेशलिस्ट इसका इलाज करेगा। हाँ, हमारे बताने का बहुत सारा पेशेंट होता है सिम्टोमेटिक, बोले ना कितना कोर्स से होता है, उस कोर्स से रिलेटेड को लेके इलाज करना है, नहीं कि हम 5 गो दवाई मेडिकल बता दे रहे हैं तो यहीं तक इलाज कर लीजिएगा, बोलेगा फिर यही करने से ही नहीं हुआ। ये सब चीज तो नहीं है। हम एक पढ़ाने के लिए गाइडलाइन दे रहे हैं कि अब जैसा डिजीज है, जैसा डिजीज से रिलेटेड किडनी फेल्योर है, उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट मिला के यूरोलॉजिस्ट करता है। तो अभी हम लोग एक मेडिकल ट्रीटमेंट का गाइडलाइन पे डिस्कस करेंगे, ट्रीटमेंट क्या होगा। तो मेडिकल थेरेपी में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे और उस पेशेंट को हाई कोलोर मतलब कि क्या कैलोरी वाला डाइट देंगे। उसके खाना में क्या होगा, कैलोरी रहेगा, कैलोरी वाला खाना देंगे। और उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन वाला खाना नहीं देंगे, प्रोटीन वाला खाना अवॉइड करेंगे, नमक उसको बंद कराएंगे। एक दिन में 2 से 3 लीटर ही पानी पीने को उसको देंगे, उससे ज्यादा पानी पीने को नहीं देंगे। और उसके बाद उसके हाइपरटेंशन को मेंटेन करेंगे। एंटी इन्फेक्शन वाला चीज है तो एंटीबायोटिक देंगे। वोमिटिंग हो रहा है तो एंटी इमेटिक बोलते हैं उसको, वोमिटिंग का दवा देंगे, जो वोमिटिंग को रोकने वाला दवा होता है उसको एंटी इमेटिक बोलते हैं। डायूरेटिक बोल देंगे, जो डायूरेटिक क्या होता है कि जो शरीर में एक्स्ट्रा डिपोजिशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो डिपोजिट होकर शरीर के भीतर फंसा हुआ है, जो नहीं निकल रहा है, उसको निकालने के लिए डायूरेटिक चलाते हैं। डायूरेटिक क्या क्या है, जैसे फुर्सिनामाइड है, आपको बहुत सारा टेबलेट लेक्सिस आता है, लेसिलेक्टोन आता है, डाइटोर आता है, इस नाम से आता है। तो वह क्या करता है, जो डिपॉजिट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को बाहर निकालने का काम करता है। न्यूट्रिशनल थेरेपी करेंगे, डायलिसिस। हाँ, अब इसका मेन ट्रीटमेंट क्या है, पेशेंट को अगर ज्यादा सीरियस है तो मैंने मेन ट्रीटमेंट तो किडनी ट्रांसप्लांट है, तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए व्यवस्था करेंगे। किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है तब तक उसको हम लोग डायलिसिस करेंगे। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें जो मनुष्य का किडनी जो होता है, जो नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है, ब्लड को फिल्टर करके उसमें से केमिकल सब्सटेंस को बाहर निकालने का काम करता है। तो डायलिसिस मशीन भी क्या करता है, एक मशीन है जिसमें ब्लड जाता है फिल्टर होने के लिए बॉडी से निकलकर, और फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देता है, और ब्लड को फिर भीतर शरीर में यहाँ पे लगा देंगे, फिर यहाँ से मशीन में जाएगा, और मशीन होता है डायलिसिस पेशेंट। तो डिपेंड करता है मरीज के सीवियरिटी के अनुसार कि 15 दिन पे डायलिसिस की जरूरत है कि 7 दिन पे जरूरत है। डॉक्टर डिसाइड करता है कि 3 दिन में डायलिसिस की जरूरत है कि 24 घंटा में एक बार डायलिसिस की जरूरत है कि दिन में 2 बार डायलिसिस का जरूरत है, यह डिपेंड करता है। जैसे और डायलिसिस के आप लोग बहुत सुने होंगे। अभी किडनी ट्रांसप्लांट हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उनकी बेटी ने किडनी दिया, उसके पहले वे डायलिसिस पे थे, तो डायलिसिस उनका हो रहा था। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया टॉपिक क्रोनिक रीनल डिजीज का। पहले वाले में हम लोग डिस्कस किए एक्यूट रीनल डिजीज का। चलिए, कितने मिनट हो गए लोग?